नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर बेसिक पार्ट के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक एक टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली 2 कक्षाओं के अंदर नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी श्रृंखला के अंदर तीसरा जो टॉपिक आता है वो अपना होता है वर्ब का, क्रिया का। अब क्रिया क्या होती है कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का कार्य नाउन या प्रोनाउन करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य भी नाउन या प्रोनाउन करता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो एक अलग ही शब्द होता है जो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ते हैं। वर्ब की परिभाषा यही है कि किसी भी वाक्य के अंदर जो कर्ता जो होता है, जिस एक्शन को करता है, उसे ही उस वाक्य की क्रिया कहा जाता है। और इसकी सही डेफिनेशन के लिए हम यह जानेंगे कि ए वर्ब इज ए वर्ड, कि वर्ब जो है एक ऐसा शब्द होता है दैट डिस्क्राइब्स, जो बताता है एन एक्शन, कोई भी जो एक्शन होता है उस सेंटेंस का, एन इवेंट या कोई घटना होती है, और ए स्टेट ऑफ बीइंग या फिर किसी व्यक्ति की कोई जो स्थिति होती है उसके बारे में बताने वाला जो शब्द होता है वो उस वाक्य की वर्ब होती है। अब वर्ब के प्रकार के रूप में मुख्य रूप से जो वर्ब होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम मतलब कि 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और लगातार रूप से पढ़ ही रहे हैं। अब होती क्या है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको ऑक्सिलरीज वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और ये ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है ये 3 प्रकार से डिवाइड होती है। उसमें पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले, इनको एक एक करके मैं बताने वाला हूं। दूसरी जो वर्ब का प्रकार होता है वो अपने होता है मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। इसको हम फॉर्म के आधार पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, इसके आधार पर हम पढ़ते हैं। और इन फॉर्म के अलग अलग नाम भी होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है उसको हम पास्ट के नाम से जानते हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तथा वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती है आई, जिसको मतलब जो कि एक आईएनजी फॉर्म भी होती है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने ऑक्सिलरीज वर्ब के 3 प्रकार पढ़े थे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो उसका पहला जो प्रकार था प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, उसको हम एक इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती है इनको 4 मुख्य वर्ब के रूप में जाना जाता है। एक तो डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब और हैव बीन वर्ब। और इनका जो अलग अलग टेंस में अलग अलग उपयोग होता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक्टिव वॉइस के अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग होगा और पैसिव वॉइस के अंदर कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले डू फॉर्म के अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर जो ऑक्सिलरीज के रूप में काम में लिया जाता है वो होता है डू या डज। और इसी का जो पास्ट टेंस के रूप में होता है वो होता है डिड। और इसी डू फॉर्म का जो फ्यूचर जो होता है उसमें हम सेल और विल का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से बी के अंदर, बी वर्ग के अंदर हम प्रेजेंट टेंस के अंदर इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस के अंदर वाज या वर का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस के अंदर विल बी और सेल बी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आगे हैव वर्ग जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट के अंदर हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। इसी के पास्ट के अंदर हम हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर के अंदर विल हैव तथा सेल हैव का प्रयोग करते हैं। अब हैव बीन जो है उसके अंदर सबसे पहले प्रेजेंट के अंदर हम हैज बीन
और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट के अंदर हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर के अंदर हम विल हैव बीन तथा सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस के जो वाक्य होते हैं उनमें ये जो ऑक्सिलरीज वर्ब होती है इनके साथ में जो मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, एक्टिव वॉइस के अंदर डू वर्ग के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से बी जो वर्ग है इसके अंदर हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे जो हैव वर्ग जो होता है उसके अंदर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और हैव बीन वर्ब के अंदर हम पुनः एक बार वापिस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आगे जो पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो डू वर्ग का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और एक हैव वर्ग का भी नहीं बनता है। और रही बात बी वर्ग और हैव बीन के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब कौन सी प्रयोग में लेंगे, तो हम सबको पता है पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोनों ही वर्ग में, बी वर्ग में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और हैव बीन के साथ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हम इस पूरे चार्ट को समझ सकते हैं कि जो मुख्य रूप से ऑक्सिलरीज वर्ब होती है उसके चार वर्ग होते हैं, डू वर्ग, बी वर्ग, हैव वर्ग और हैव बीन वर्ग। डू वर्ग के अंदर प्रेजेंट के अंदर डू डज, पास्ट के अंदर डिड, फ्यूचर के अंदर सेल विल का प्रयोग करते हैं। बी वर्ग के अंदर प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी सेल बी का प्रयोग करते हैं। हैव वर्ग के अंदर प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग होता है, पास्ट में हैड का प्रयोग होता है और फ्यूचर में विल हैव या सेल हैव का प्रयोग करते हैं। हैव बीन जो वर्ग होता है उसके अंदर प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है, पास्ट में हैड बीन का प्रयोग होता है और फ्यूचर के अंदर विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की बात की जाए तो एक्टिव वॉइस के अंदर डू वर्ग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, बी वर्ग में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, हैव वर्ग में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और हैव बीन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। और पैसिव वॉइस जो बी वर्ग और हैव बीन का बनता है उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने ऑक्सिलरीज वर्ब के प्रकारों में जो पहला प्रकार था प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब उसको अपन ने पढ़ा, उसके बाद में अगला जो प्रकार होगा वो होगा अपना मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑक्सिलरीज का मतलब ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने साथ एक मेन वर्ब रखती है। तो ये जो जितनी भी ऑक्सिलरीज वर्ब बताई जा रही है ये कभी भी वाक्य में अकेली प्रयोग में नहीं ली जाएगी, इनके साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आएगी। अब दूसरा जो प्रकार है अपना मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, इनके अंदर तीन प्रकार के नोशन मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें पहला होता है पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने का, और उसके अंदर ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में हम कैन, मे और माइट का प्रयोग करते हैं। अगर संभावना का भाव है तो कैन और मे का प्रयोग किया जाता है और अगर संभावना का भाव नहीं है तो उसमें हम माइट का प्रयोग करेंगे। फिर इसी के बाद में आगे सजेशन, सुझाव की अगर कोई अवस्था होती है तो उस वाक्य में हम ऑक्सिलरीज के रूप में शुड और मस्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त वाले वाक्य अगर है तो उनके अंदर हम कुड और वुड का प्रयोग करते हैं। और ये सब जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है ये अपने साथ एक वर्ब रखती है और इनके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और अगर इनका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो इनके साथ में बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे जो तीसरी जो अपनी ऑक्सिलरीज वर्ब है उसमें है मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो वर्ब होती है ये मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती है। ये कभी वाक्य में एक मॉडल के रूप में कार्य करती है तो कभी दूसरे वाक्य में एक मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। ये दो प्रकार से कार्य करती है, इसी कारण से इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। इनके अंदर जो मुख्य रूप से आता है जैसे कि यूज्ड टू, नीड और डेयर। डेयर अगर साहस वाली बात होती तो डेयर का प्रयोग किया जाता है, अगर जरूरत है तो नीड का प्रयोग, जरूरत नहीं है तो नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। और अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शन, अगर भूतकाल के कोई आदतन कार्य बताए जाते हैं तो उनके अंदर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझेंगे कि भी कहाँ ये जो है वर्ब जो है एक तरीके से मॉडल के रूप में कार्य कर रही है। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक लास्ट ईयर,
कि मैं गत वर्ष हमेशा वॉक के लिए जाता था। अब देखो यूज्ड टू आ रहा है और यूज्ड टू के जस्ट बाद में मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है। ये गो जो है मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर न तो ये डू वर्ग का है, न बी वर्ग का है, न हैव वर्ग का है, न हैव बीन वर्ग का है। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? न कोई मॉडल है, तो इसका मतलब ये है मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। इसी के बाद में जो अगला जो सेंटेंस है, ही डिड नॉट टू डू इट अगेन, उसको यह वापिस करने की जरूरत नहीं है। देखो नीड के बाद में नॉट, चूंकि अगर सामान्य वाक्य होता तो नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये नीड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा प्रकार है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रकार है। तो इस प्रकार से ये जो ऑक्सिलरीज वर्ब का डिवाइडेशन होता है, जिसमें पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब और तीसरी जो होती है अपनी मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। आगे वर्ब को अपने स्वरूप के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये चीज अपन हिंदी में भी पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी वर्ब जो अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट को रखती है तो वो सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती है तो वह ऐसी वर्ब जो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया और इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे ही कुक्स फूड, वह भोजन बनाता है या वह भोजन पकाता है। अगर मैं इस वाक्य को केवल कुक्स तक ही छोड़ दूं, ही कुक्स वह पकाता है, तो यह वाक्य अपना सेंस पूरा नहीं करेगा। हमें दिमाग में आएंगे कि क्या पकाता है। तो इसी कारण से ये जो वर्ब है हमारे हमेशा अपने साथ किसी ना किसी नाउन को रखेगी, किसी ना किसी मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण से इसको कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। दे आर रीडिंग ए बुक, वे किताब पढ़ रहे हैं। अगर इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाए तो क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। इसी कारण से रीडिंग जो है ये भी एक तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब है इस वाक्य के अंदर। आगे इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सीता लाफ्स, सीता हंसती है, तो लाफ वर्ब के साथ में किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है। ही इज कमिंग टू स्कूल, वह विद्यालय आ रहा है, और ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। देखो ये दो जो वाक्य है, सीता लाफ्स और ही इज स्लीपिंग, इनसे तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ इन दोनों वाक्यों के अंदर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ही इज कमिंग टू स्कूल, अब जैसे कि ही इज कमिंग और आगे टू के बाद में स्कूल आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसकी पहचान हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की जो मुख्य पहचान होती है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी वर्ब के बाद आर्टिकल ए एंड द, आर्टिकल जो भी है ए एंड द का प्रयोग हो तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। तो किसी भी मेन वर्ब के बाद में अगर आर्टिकल का प्रयोग हो रहा हो तो वह वर्ब ट्रांजिटिव होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि ही इज रीडिंग, अब ये रीडिंग जो है इसकी मेन वर्ब है और इसके बाद में आर्टिकल ए का प्रयोग हो रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो इसका मतलब ये जो वर्ब होगी ये अपनी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। दूसरा नियम कहता है यदि किसी वर्ब के बाद, यदि किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन इन, ऑन, टू, एट या एटसेट्रा जो भी है का प्रयोग हो तो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि ही इज कमिंग टू स्कूल, ही इज कमिंग टू स्कूल, अभी अभी अपन ने पहले ये एग्जांपल देखा था और इसको इंट्रांजिटिव में था क्योंकि ये कमिंग जो है मेन वर्ब है और इसके बाद में टू का प्रयोग हो रहा है और टू एक प्रीपोजिशन होता है। तो मेन वर्ब के बाद में अगर प्रीपोजिशन आया हुआ है तो समझ लीजिए वो वर्ब जो होगी वो इंट्रांजिटिव होगी, अकर्मक क्रिया होगी। फिर आगे जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर कोई अकर्मक क्रिया है प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर और वो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ी हुई है और एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर रखा है उसने, तो वह ट्रांजिटिव बन जाती है, फिर वो सकर्मक क्रिया होती है। वापिस समझिएगा कि कोई अकर्मक क्रिया किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ी हुई है तो समझ लीजिए वो एक फ्रेजल वर्ब है और वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। समझेंगे जैसे कि ही लाफ्स एट मी,
अब देखो लाव्स के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ये प्रीपोजिशन एट जुड़ी हुई है, तो ही लाव्स एट मी। तो यहाँ पर ये जो लाव तो वैसे पहले अपने पढ़ा था उस समय में ये इंट्रांजिटिव थी, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ने के बाद में ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई, इसी कारण से ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। सी लुक्ड इनटू द मैटर, लुक्ड इनटू, लुक्ड के बाद में इनटू आ गया, तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गई, सकर्मक क्रिया बन गई। वर्ब के अंदर आगे पुनः वर्ब को इसकी फॉर्म के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहली होती है वीक फॉर्म, कमजोर अवस्था, दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मजबूत अवस्था। वीक फॉर्म के अंदर क्या होता है समझेंगे कि ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड व थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। वीक फॉर्म किसे कहेंगे, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, उन्हें वीक फॉर्म कहते हैं, और इन्हें रेगुलर वर्ब भी कहा जाता है। याद रखिएगा वीक फॉर्म का ही नाम क्या है, रेगुलर वर्ब। दूसरा स्ट्रॉन्ग फॉर्म किसे कहेंगे, कि जिनकी सेकंड व थर्ड फॉर्म एक जैसी नहीं होती है उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं, और इन्हें इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। अब इनके एग्जांपल समझेंगे कि वीक फॉर्म किसे कहेंगे, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होंगी। जैसे प्ले, तो प्ले की तीनों ही फॉर्म होती है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड प्लेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी। लाइक लाइक्ड लाइक्ड, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, मतलब ये जितनी भी वर्ब है इन सब की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, इसी कारण से इनको वीक फॉर्म की कैटेगरी में लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर तीनों ही जो फॉर्म होगी वो अलग अलग होगी। जैसे सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। इसी प्रकार से सिंग सेंग संग, राइट रोट रिटन, टेक टुक टेकन। कहने मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर अलग अलग है तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी, और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है तो वो उसकी वीक फॉर्म होगी। आगे जाकर पुनः वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है देखेंगे इसको, जो अपना रूप टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेती है। कहने का मतलब ये कि ऐसी वर्ब जो अपना स्वरूप टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है, यहां पर हमने वर्ब के रूप में आ रहा है इज गोइंग। वी आर गोइंग टू स्कूल, अब जैसे ही हमने सब्जेक्ट का ही की जगह वी किया और यहां पर वर्ब जो थी उसने भी अपना रूप बदल लिया और आर गोइंग हो गया। आगे देखेंगे वी से हमने दे किया और जैसे ही हम पास्ट टेंस में गए यस्टरडे, तो दे वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो यहां पर गो आर गोइंग का वेंट हो गया। इसी प्रकार से आगे फ्यूचर में जाएंगे तो विल गो हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक स्थिति में टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब जो होती है ये अपना स्वरूप बदलती रहती है, ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब नॉन फाइनाइट की बात करेंगे तो ऐसी वर्ब जो अपना रूप टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। मुख्य रूप से क्या बात है कि ऐसी वर्ब जो टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके भी, जैसे आई वांट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है, आई वांट टू स्पीक, ये सिंपल सा सेंटेंस अपन देख रहे हैं। आगे का देखो, ही वांटेड टू स्पीक, वह बोलना चाहता था, जैसे ही हमने पास्ट टेंस में गए फिर भी ये टू स्पीक जो था ये परिवर्तित नहीं हुआ। पहले वाक्य में भी टू स्पीक है और दूसरे वाक्य में भी टू स्पीक ही है, और फिर आगे अपन ने वापिस बदला और उसको प्रेजेंट सिंपल में लेकर आए, सी वांट्स टू स्पीक, फिर भी ये टू स्पीक जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन नहीं करती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है इन्फिनेटिव, दूसरा आता है जीरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होता है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, और ये वाक्य में उद्देश्य बताती, क्या बताती है, उद्देश्य। जीरंड जो होती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो वाक्य में किसी ना किसी प्रकार से नाउन का कार्य करती है, और पार्टिसिपल जो होती है वो या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जिसके साथ ईडी ईएन लगा होगा, और ये एक वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगी। अब मुख्य रूप से इन नॉन फाइनाइट वर्ब से हमें यह पता चलता है कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है
वो सेंटेंस में अपना कार्य नहीं करती है। तो कहने वाला हम इसको सिंपल सी परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं, ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में अपना कार्य न करते हुए कोई दूसरा कार्य करने लग जाती है, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये तीन प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब जो अपना स्वरूप टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। इनको हमने तीन प्रकार के बताया था, जिसमें पहला था इन्फिनिटिव। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है? तो ये वर्ब अपने पहले कभी टू लेती है और कभी नहीं लेती। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि कभी वर्ब के पहले टू आता है और कभी टू का प्रयोग नहीं होता है। बिना टू के इस वर्ब को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, और अगर टू आ रहा है तो उसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे, और टू का प्रयोग अगर नहीं है तो वहां पर हम उसको बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, अलो मी टू स्पीक। देखना, अलो मी टू स्पीक। अब यहाँ पर टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, टू स्पीक, तो ये जो होगा ये अपना इन्फिनिटिव होगा। इसी प्रकार लेट मी स्पीक, यहां पर स्पीक आया हुआ है लेकिन इससे पहले टू का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये हो गया अपना बेयर इन्फिनिटिव। सी वांट्स टू गो देयर, वांट्स मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में टू गो आ रहा है, और गो भी एक वर्ब है, तो टू गो मतलब कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये क्या हो गया अपना इन्फिनिटिव। इसी प्रकार से सी मेड मी वीप, उसने मुझे रुला दिया। अब वीप आ रहा है लेकिन बिना टू के आ रहा है, तो ये हो गया आपका बेयर इन्फिनिटिव। सिंपल सी चीज ये कि अगर वाक्य के अंदर ऐसी वर्ब आ जाए जो टू के साथ में है तो वो इन्फिनिटिव होगी, इन्फिनिटिव होगी, और बिना टू के अगर वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो वो बेयर इन्फिनिटिव होगा। फिर आगे हम जीरंड के बारे में अध्ययन करेंगे। जीरंड क्या होता है? तो जीरंड की सिंपल सी परिभाषा ये होती है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में अपना कार्य न करते हुए कोई दूसरा कार्य करती है, उसे हम जीरंड कहते हैं। देखो वापस परिभाषा लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसी भी वाक्य में नाउन का कार्य करने लग जाती है, उसे जीरंड कहते हैं। समझना दोस्तों कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसी भी वाक्य में नाउन का, मतलब वर्ब जो है वो नाउन का कार्य करने लग जाएगी, तो उसी को हम जीरंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज होता है। तो स्विम, और स्विम की हमने क्या कर दी आईएनजी फॉर्म स्विमिंग, तो ये यहां पर जीरंड का कार्य कर रही है। बहुत सारे एग्जांपल अपन पढ़ते हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग जो है वो इज से तुरंत पहले आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट का कार्य किसी भी वाक्य के अंदर कौन करते हैं, या तो नाउन करता है या प्रोनाउन। चूंकि प्रोनाउन में अपन ने स्मोकिंग पढ़ा नहीं, तो ये स्मोक जो है एक वर्ब होती है जो आईएनजी फॉर्म होती है और वो नाउन का कार्य करने लग जाती है, तो वहां पर स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ में स्मोकिंग भी क्या होगा अपना जीरंड होगा। जैसा कि नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर इन्फिनिटिव और जीरंड के बाद में तीसरा जो प्रकार आता है अपना वो होता है पार्टिसिपल का। ये पार्टिसिपल भी दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा उसका दूसरा प्रकार होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो यह वर्ब की एक आईएनजी फॉर्म होती है जो वाक्य में नाउन से पहले लगकर एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। ध्यान रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो वाक्य में नाउन से पहले लगकर एक विशेषण का कार्य कर रही है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे। जीरंड के अंदर अपन ने पढ़ा था वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन के रूप में कार्य करती है वो जीरंड कहलाती है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एक विशेषण के रूप में कार्य करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। समझना इसको, ही सा ए स्माइलिंग फेस, उसका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो देखो, ही सा ए स्माइलिंग फेस, फेस चेहरा एक नाउन है,
और नाउन से पहले एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, स्माइल से स्माइलिंग, तो यहाँ पर ये जो शब्द हो गया ये अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया। इसी प्रकार आगे आई सा है बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई ट्रेन को देखा। सा अपनी मेन वर्ब है, ट्रेन एक नाउन है और नाउन से पहले एक शब्द आया बर्न का, बर्निंग। तो ये बर्निंग शब्द जो होगा ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि ये दोनों ही शब्द वाक्य में एक विशेषण के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर आगे पास्ट पार्टिसिपल जो दूसरा प्रकार है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यह भी एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर विशेषण का कार्य करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अगर वो भी विशेषण का कार्य करती है तो वो हमारे पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। समझिए एग्जांपल, आई सा ए बर्न्ट ट्रेन, मैंने एक जली हुई ट्रेन देखी। तो ट्रेन नाउन हो गया और नाउन से पहले बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न्ट आ गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल। और अगर मैं ये कहता आई सा ए बर्निंग ट्रेन तो ये हो जाता प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी प्रकार यू आर रियली ए कंफ्यूज्ड मैन, अब ये कंफ्यूज्ड वर्ब है, कंफ्यूज उसकी थर्ड फॉर्म है और आगे मेन एक नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रही है, तो ये भी हो गया अपना पास्ट पार्टिसिपल। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लगातार रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा ज्यादा से ज्यादा और दूसरे विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके।